नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोगों के अध्ययन का टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी पब्लिक फाइनेंस विषय का विषय क्षेत्र। इस विषय क्षेत्र का हम लोगों को आज अध्ययन करना है। अभी तक या इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने पब्लिक फाइनेंस को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है या अपने अपने शब्दों में परिभाषित भी किया है। और इन समस्त अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो हमने देखा क्या था कि उन सब में सिर्फ और सिर्फ शब्दों का अंतर था, मूल भावना सबकी एक थी। और उस मूल भावना की अगर मैं बात करूं तो उन समस्त अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में जिन बातों का जिक्र आया उनमें मुख्य रूप से सरकार कैसे व्यय करे, कैसे आय प्राप्त करे, आय और व्यय में कैसे समायोजन स्थापित हो, अर्थव्यवस्था पर कैसे नियंत्रण स्थापित हो, इन्हीं सब बातों का अध्ययन इस परिभाषाओं के द्वारा हमको प्राप्त होता है कि इस राजस्व के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाएगा। और इन समस्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात जो विषय क्षेत्र हमारे सामने निकल करके आता है, उस विषय क्षेत्र को हम क्रमशः 5 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर, या जिसको सार्वजनिक व्यय के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा विषय क्षेत्र आता है वो दूसरा है पब्लिक रेवेन्यू, यानी सार्वजनिक आय। किस प्रकार से गवर्नमेंट आय प्राप्त करे, किस प्रकार से सरकार आय प्राप्त करे, तो इसका अध्ययन, पब्लिक रेवेन्यू का भी अध्ययन सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है। जो तीसरा क्षेत्र हमारे सामने निकल करके आया वह है पब्लिक डेब्ट, या सार्वजनिक ऋण का, यानी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण का भी अध्ययन किया जाएगा। चौथा है वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार से फाइनेंस पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, किस प्रकार से वित्त पर प्रशासन किया जाए। और जो पांचवा है वह है राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। इन्हीं 5 विषयों के अंतर्गत या इसी 5 विषय क्षेत्रों के अंतर्गत संपूर्ण पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन हमको करना है, या ये कहें संपूर्ण पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन इन्हीं 5 विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही इर्द गिर्द घूमने का प्रयास करता है। अब हम अलग अलग एक एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के चलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय। गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय करती है, तो जो सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है, इसका अध्ययन पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत होता है।
तो सार्वजनिक व्यय गवर्नमेंट किन किन मदों पर और कितना कितना करना चाहती है। सरकार के पास तो बहुत सारे मद हैं, उन तमाम मदों में किन किन मद पर कितना कितना व्यय करना है, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये हमारा पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है। और पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हमको अध्ययन करना होता है कि सरकार किन किन मदों पर कितना कितना व्यय करती है और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। इन बातों का निर्धारण पब्लिक फाइनेंस का एक विषय क्षेत्र है, या पब्लिक फाइनेंस के विषय के अंतर्गत जो सार्वजनिक व्यय का सेक्टर है, उस सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। इसी में वह व्यय सार्वजनिक व्यय के किन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा, यानी सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय होगा, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है, वह व्यय जो है व्यय के किन सिद्धांतों के आधार पर होगा, इसका भी अध्ययन सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत होता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक व्यय होता है तो सार्वजनिक व्यय के पश्चात अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन हम पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत करते हैं। और इससे भी जुड़े तमाम प्रश्न भी आएंगे, तमाम सेक्टर सार्वजनिक व्यय के आते हैं, जिनका अध्ययन हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत करते हैं। तो ये था हमारा पहला सेक्टर। इसके बाद सार्वजनिक राजस्व के विषय क्षेत्र का जो दूसरा सेक्टर है वह है पब्लिक रेवेन्यू। हमने पहले क्या देखा, सरकार का सार्वजनिक व्यय हमने देखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने देखा, और उसके बाद आता है पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट के सेक्टर में क्या होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को निर्धारित करती है कि किन किन मदों पर कितना कितना हमको व्यय करना है, और एक्सपेंडिचर के बाद आता है पब्लिक रेवेन्यू का, कि वो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च किया जाना है, उस खर्च को कहां कहां से आय प्राप्त करके हम पूरा करेंगे। तो सार्वजनिक आय का सेक्टर भी पब्लिक फाइनेंस का एक हिस्सा है, और इसमें सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोत, सरकारों को जो आय प्राप्त होता है और उस आय प्राप्ति के जो तमाम स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों का अध्ययन हमको इसके अंतर्गत करना है। तो जिसमें टैक्स, कर, फीस जिसको शुल्क के नाम से जानते हैं, विशेष निर्धारण है, लाइसेंस फीस है, जुर्माना एवं दंड है। ये जितने सेक्टर हमने अभी आपको गिनाए, इन सभी सेक्टरों से गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है, सरकार को आय प्राप्त होता है। तो सार्वजनिक राजस्व के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो पब्लिक रेवेन्यू का सेक्टर है, इस पब्लिक रेवेन्यू के सेक्टर में हम सरकार के द्वारा जो करारोपण किया जाता है, जो हमारे आपके ऊपर कर लगाया जाता है, जो शुल्क या फीस अर्थव्यवस्था से वसूल की जाती है, जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट लेती है, जो विशेष निर्धारण अर्थव्यवस्था में किया जाता है, जो जुर्माना और दंड लगाया जाता है, इन सब बातों का भी अध्ययन पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत किया जाता है। इसके ही साथ साथ जो अर्थव्यवस्था में पब्लिक रेवेन्यू के लिए करारोपण होता है, वह करारोपण के किस सिद्धांत पे टैक्स लगाया गया, वो टैक्सेशन का कुछ थ्योरी है, टैक्सेशन थ्योरीज, उन टैक्सेशन थ्योरीज का भी अध्ययन हम इस सेक्टर के अंतर्गत करते हैं। अच्छी कर प्रणाली किसे कहते हैं, अच्छी कर प्रणाली की क्या क्या विशेषता हो सकती है, इसका भी अध्ययन हम सार्वजनिक आय के अंतर्गत करते हैं। करों का वर्गीकरण, तमाम प्रकार के कर अर्थव्यवस्था में लगाए जाते हैं, उन समस्त करों का वर्गीकरण भी
हम इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। करारोपण में न्याय, अगर करारोपण में न्याय नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है। तो किसी भी सरकार के द्वारा जब करारोपण किया जाता है तो किसी भी वित्त मंत्री की सबसे प्रमुख एक जिज्ञासा होती है कि जो करारोपण हुआ है वह करारोपण में न्याय हुआ है कि नहीं, इसका भी अध्ययन वित्त मंत्री को करना पड़ता है। और इस करारोपण के न्याय को पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत जो सेक्टर आता है इसके अंतर्गत हम उसको अध्ययन करते हैं। कर घात, करपात, कर विवर्तन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसका कितना प्रत्यक्ष भार किसके ऊपर पड़ रहा है, किसका कितना मौद्रिक भार पड़ रहा है, कितना टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, कब कितना टैक्स शिफ्ट होगा, इन तमाम बातों का अध्ययन कर घात, करपात, कर विवर्तन के अंतर्गत सार्वजनिक आय का एक हिस्सा है। करदान क्षमता, टैक्स तो लगाया गया, सामने वाले के ऊपर टैक्स लगा, पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा, किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा, वह टैक्स उसके करदान क्षमता के अनुकूल है कि नहीं है, इसका भी ज्ञान करना और इसका भी ज्ञान कराना सार्वजनिक आय का एक हिस्सा है। और तमाम सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। तो सार्वजनिक आय के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर आता है सार्वजनिक ऋण का। सार्वजनिक ऋण, चाहे व्यक्तिगत ऋण की बात करें, दोनों एक ही तरह के हैं। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता अपने रेगुलर आय से पूरी नहीं हो पाती है तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ऋण लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सरकार के द्वारा किया जाने वाला जो सार्वजनिक व्यय है वह अधिक हो जाए उसके परंपरागत आय के स्रोतों से या उसके आय के स्रोतों से जब उसका व्यय पूरा नहीं हो पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को भी ऋण लेना पड़ता है, सरकार को भी कर्ज लेना पड़ता है। तो इस कर्ज का अध्ययन, वह कर्ज आंतरिक भी हो सकता है, वो बाह्य भी हो सकता है। देश के अंदर भी गवर्नमेंट कर्ज ले सकती है, देश के बाहर से भी गवर्नमेंट कर्ज लिया करती है। इस कर्ज का भी अध्ययन सार्वजनिक राजस्व का विषय क्षेत्र है। प्रारंभ में अगर सार्वजनिक राजस्व का विषय क्षेत्र देखें तो सार्वजनिक आय के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण का भी अध्ययन हो जाता था। लेकिन सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण में मूलभूत कुछ अंतर है और वह अंतर यह है कि सार्वजनिक आय के अंतर्गत सरकार को जो आय प्राप्त होती है, सरकार को जो अपने परंपरागत आय के स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है, उस आय को सरकार को वापस करना नहीं होता है। लेकिन जो सार्वजनिक ऋण के रूप में सरकार को जो आय प्राप्त होती है, गवर्नमेंट जो ऋण लेती है, चाहे आंतरिक ऋण हो चाहे बाह्य ऋण हो, उस ऋण के पीछे भुगतान का दायित्व लगा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक ऋण का अध्ययन सार्वजनिक आय के अध्ययन से अलग कर दिया गया। यानी एक ये नया विभाग हमारे सामने आ जाता है सार्वजनिक ऋण का, या इसको लोक ऋण के भी नाम से हम जानते हैं। तो इस लोक ऋण के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन होगा, जिसमें ऋण प्राप्ति के सिद्धांत, जो ऋण लिया जा रहा है वो किस सिद्धांत के आधार पर है। इसके बाद ऋण तो ले लिया गया, पुनः ऋण हमको वापस भी करना है, तो उस ऋण को वापस करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, इनका भी अध्ययन सार्वजनिक ऋण के सेक्टर के अंतर्गत होगा। सार्वजनिक ऋण लिया गया, सार्वजनिक ऋण का अर्थव्यवस्था में प्रयोग भी किया गया, खर्च भी किया गया, तो अर्थव्यवस्था पर उस सार्वजनिक ऋण का क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी अध्ययन
हमको राजस्व के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो लोक ऋण का सेक्टर है, उस लोक ऋण के सेक्टर में इसका अध्ययन करना है और सार्वजनिक ऋण से संबंधित और भी तमाम चीजें निकल करके आती हैं। इन सब तमाम बातों का अध्ययन हम लोक ऋण के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वित्तीय प्रशासन। यह राजस्व के विषय सामग्री का चौथा सेक्टर है कि जो सार्वजनिक आय प्राप्त हुआ, वो जो सार्वजनिक व्यय करना है, आय और व्यय में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए, किस प्रकार से आय और व्यय में अनुकूलन किया जाए, किस प्रकार से व्यय किया जाए कि अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसके लिए होता क्या है कि बजट निर्माण किया जाता है। तो वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत बजट पब्लिक बजटिंग की बात होती है। तो बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट को कैसे स्वीकार किया जाता है, बजट का उद्देश्य क्या है, बजट कितने प्रकार का होता है, संतुलित बजट किसे कहते हैं, बचत का बजट किसे कहते हैं, आधिक्य का बजट किसे कहते हैं, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। बजट से संबंधित बातों का भी अध्ययन हम राजस्व के विषय सामग्री के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद फिजिकल पॉलिसी, जिसको राजकोषीय नीति के नाम से हम जानते हैं, और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्थाओं ने बहुत विस्तार लिया है और जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार हो रहा है, सरकारों के द्वारा किया जाने वाला खर्च विस्तृत रूप लेता जा रहा है। अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर हैं वो सारे के सारे सेक्टर बहुत स्पेस ले रहे हैं। तब ऐसे स्थिति में राजकोषीय नीतियां बनाने का काम 1930 से प्रारंभ हुआ। 1930 के पहले राजकोषीय नीतियों पर कोई चर्चा नहीं होती थी। जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी आती है, तब से राजकोषीय नीतियों का बोलबाला होता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित किया जाए कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव न आए। तो आर्थिक उतार चढ़ाव न आए यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता कैसे कायम हो। तो इसके लिए आर्थिक स्थिरता कैसे बनाया जाए, वो राजकोषीय नीति का एक अपना सेक्टर है। उत्पादन संबंधी क्रियाओं को कैसे नियमित किया जाए, इसका भी अध्ययन हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत करते हैं। वितरण को न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए, यह भी हमारे राजकोषीय नीति का हिस्सा है। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे उत्पन्न की जाए, इसका भी अध्ययन हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत करते हैं। यानी इसके साथ ही साथ और तमाम क्वेश्चन इससे बनते हैं जो राजकोषीय नीतियों से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्व का विषय क्षेत्र क्या है और राजस्व के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, यहाँ पर हमने थोड़ी सी चर्चा कर दी है। और जैसे जैसे हम राजस्व का अध्ययन गहराई से करते जाएंगे, वैसे वैसे क्रमशः इन्हीं सेक्टरों के अंतर्गत यानी लोक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेफ्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत इस संपूर्ण राजस्व का हमको अध्ययन करना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।